नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश का एक और बैंक बदहाली से गुजर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यस बैंक की, जिसको लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद यस बैंक के ग्राहक परेशान हैं। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा तो कोई पढ़ाई के लिए पैसे निकाल नहीं पा रहा। वहीं लोग होली कैसे मनाएं, ये भी बड़ा सवाल और संकट है। सबसे बड़ी बात, तेज दौड़ने वाली सरकार के शासन में बैंक में सुस्त क्यों पड़ रही है। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट और फिर आगे हम बढ़ाएंगे देश का सवाल। देश का एक और बैंक डूब रहा है। लोग होली कैसे मनाएं, ये भी बड़ा सवाल और संकट है। सबसे बड़ी बात, तेज दौड़ने वाली सरकार के शासन में बैंक में सुस्त क्यों पड़ रही है। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट और फिर आगे हम बढ़ाएंगे देश का सवाल। देश का एक और बैंक डूब रहा है। पीएमसी के बाद यस बैंक का बुरा हाल। लोग बेहाल, बाजार परेशान, हर तरफ हाहाकार। जब कोई बैंक डूबता है तो अफरा तफरी मच जाती है। बैंक छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यस बैंक डूबने के कगार पर है। फिलहाल आरबीआई ने बैंक से कैश विड्रॉल पर 50,000 रुपए की कैपिंग लगाई है, लेकिन इसका क्या असर हुआ, उसे बयां करने के लिए हर शहर से सामने आई ये तस्वीरें काफी हैं। यस बैंक के हजारों एटीएम और तकरीबन हर बैंक शाखा का यही हाल है। कई जगह एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे तो कई ब्रांचों में लंबी कतारें हैं। यही नहीं, इंटरनेट बैंकिंग भी ठप है। एटीएम से विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अब एक सैलरीड आदमी के लिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अपना ऑफिस छोड़ करके और बैंक में आकर के लाइन में लगे और तब पैसा ले। और ये कोई प्लानिंग के साथ तो हुआ नहीं है, ये तो ऑल ऑफ सडन हो गया। एवरी टाइम आदमी अपने पॉकेट में चेकबुक ले करके तो घूमता नहीं है। देखिए, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। अब मेरे को किसी भी पार्टी को पेमेंट करना हो या अपने पर्सनल खर्चे हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, अब वो ऑटो डेबिट होगा कि नहीं होगा तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है। मैं भी जो है इसके लिए परेशान हूँ और निवेदन करूंगा कि शीघ्र ही इस पर समाधान किया जाए। यस बैंक के खाता धारक हलकान हैं। उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित नजर नहीं आ रही। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनका पैसा किसी सूरत में नहीं डूबेगा। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिजर्व बैंक पूरे उनके ताकत लगाए। मैम 50,000 रुपए बाईपास कर चुके हैं उनके बोर्ड को। एक सीएफओ, फॉर्मर सीएफओ ऑफ एसबीआई को अपॉइंट कर चुके हैं। वो रेजोल्यूशन निकालने के लिए पूरे उनके टीम के साथ बैठे हैं। और रिजर्व बैंक से ये भी मुझे आश्वासन मिला है जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन कर ही ले। और कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है। यस बैंक मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा। ओवैसी ने पूछा है, पहले पीएमसी और अब यस बैंक जैसा कमर्शियल बैंक कैसे फेल हो गया। इस सरकार ने कोई सबक हासिल नहीं करती। वो आईएलएफएस गया, दीवान गया और फिर आपका पीएमसी हुआ, अब ये हो गया है। आरबीआई का नॉमिनी उस पर बैठकर क्या कर रहा है। और इतने लोगों को जो उन्होंने बढ़ चढ़कर लोन दिया है वो सब कहाँ है। और ये इसका जो फाउंडर था राणा, वो तो ऑन रिकॉर्ड कहा था कि डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा गिफ्ट है इस देश के लिए। आज फिर से लोग लाइन में खड़े हुए हैं। यस बैंक के ग्राहकों में फैला डर यूं ही नहीं है। कुछ सालों में कई बैंक डूबे हैं और साथ में ग्राहकों की गाढ़ी कमाई भी। ऐसे में एक नजर डालते हैं हाल फिलहाल में कौन कौन से बैंक डूब गए। सितंबर 2019 में महाराष्ट्र का सहकारी पीएमसी बैंक, जनवरी 2020 में बेंगलुरु का श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक, मार्च 2019 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर लगा। 2014 में मुंबई के सीकेपी बैंक पर कैपिंग लगी। यस बैंक संकट शेयर बाजार पर भी कहर बनकर टूटा है। सेंसेक्स सुबह खुलते ही 857 अंक औंधे मुंह लुढ़क गया। बात करें यस बैंक के शेयर की तो सुबह 85% टूटने के बाद शाम होते होते ये 55% तक टूटकर 16 रुपए पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया रिपोर्ट। जी हां,
पीएमसी बैंक ने दिवाली काली की, यस बैंक होली काली कर दिया। बैंक आखिर मुनाफा कैसे कमाते हैं मैं बताऊंगा आपको। जी हां, आप देखिए, बैंक जो मुनाफा कमाते हैं उसकी दो वजह होती हैं। एक तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट को बड़ा बड़ा लोन दिया जाता है और उसके बाद अगर खुदरा ग्राहक की जो जमा पूंजी होती है उससे दूसरे ग्राहकों को लोन देकर बैंकें खाता धारक को कम प्रतिशत का ब्याज देती हैं, यानी कि जैसे जमा पूंजी पर 4% ब्याज देकर बाहर 8% पर लोन देती हैं। इसी से बैंक अपना प्रॉफिट कमाती हैं। आप देख सकते हैं कि देश में यस बैंक के 1122 ब्रांच हैं और 2220 एटीएम है। एटीएम के सामने लगातार कतारें लगी हुई हैं। लोग हैरान परेशान हैं। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक 50,000 रुपए उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई, एक एक रुपया तिनका तिनका जोड़कर उस ग्राहक ने अपने खाते में जमा करवाया। और आप देख सकते हैं कि आज अपने ही पैसे के लिए एटीएम के सामने वो मोहताज खड़ा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है मानो कि उसके पैसे पर डाका डाल दिया। आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें होली के पहले उम्मीदों का होली दहन। उम्मीदों का होली दहन। होली के पहले पीएमसी बैंक ने दिवाली काली की थी, यस बैंक ने होली काली कर दी। खाता धारकों की उम्मीदों का होली दहन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ढांढस बंधाते हुए देखी गई, ये कहते हुए कि आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन हम सवाल करते हैं कि 2014 से वो सपने दिखाने वाली सरकार जो ये कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, आखिर ये क्या हो रहा है? वो अच्छे दिन कहां हैं? दो बड़े त्योहारों के सामने बिलख बिलख कर वो लोग रो रहे हैं। आखिर जाएं तो जाए कहां? सरकार सुनने को तैयार नहीं। कैप लगा दिया गया है, आप इससे ज्यादा निकाल नहीं सकते। आने वाला समय त्योहार के साथ साथ घर में बीमारी अजारी होती है, घर में एडमिशन का वक्त है। ऐसे समय अगर जो खाता धारक जिसकी जमा पूंजी ना निकाल पाए तो आप सोचिए उसकी छाती पर इससे बड़ा वज्रपात नहीं हो सकता। आपके टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद, बेंगलुरु, पटना, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, देश में 1122 ब्रांच, देश का चौथा बड़ा बैंक यस बैंक नो बैंक कैसे हो गया? इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम सवाल करेंगे। हमारे साथ बड़े बड़े अर्थशास्त्री होंगे, हमारे साथ पूर्व आर्थिक सलाहकार होंगे, हमारे साथ पूर्व वाणिज्य सचिव होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे। लेकिन उसके पहले मुंबई में यस बैंक के ग्राहक कैसे परेशान नजर आए, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की यह रिपोर्ट। यस बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और रोक के बाद पूरे यस बैंक के जितने भी ब्रांचेज हैं वहां पर लगातार लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की यस बैंक का वो जो हेड ऑफिस है, यह हेड ऑफिस है लोअर परेल इंडिया बुल में हेड ऑफिस है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यस बैंक के तमाम जो इम्प्लॉइज हैं वह यहाँ पर लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि वो लोग सब्र रखें और शांति बनाए रखें और लगातार उन्हें टोकन बांटा जा रहा है ताकि वह टोकन द्वारा जो नंबर आ रहा है और वह जाके अंदर एक दिन में 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है एटीएम चलना बंद हो चुका है और ना ही एनएफटी हो रहा है ना ही अन्य ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भारी संख्या में जितने भी ब्रांचेज हैं उन तमाम जगहों पर भारी भीड़ लगी हुई है। खासतौर से यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती की गई ताकि यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना निर्माण हो, क्योंकि तमाम जो लोग आ रहे हैं कहीं कहीं गुस्से में है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए तमाम जितने भी लोग हैं, सैकड़ों लोग इस वक्त जो यहाँ पे यस बैंक है यानी सब जो मेन हेड ऑफिस है, इंडिया का जो हेड ऑफिस है यस बैंक का, उस इंडिया बुल के पूरे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस मौजूद है और यहाँ पर तमाम लोग जो अकाउंट होल्डर्स हैं वह यहाँ पर आकर अपना पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाए हैं। टोकन बांटा जा रहा है ताकि कम से कम उन्हें पैसा मिल जाए।
जमल राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया टुडे, मुंबई। मार्च एंडिंग में यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है कि अब वो जो है प्रति महीना 50,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पे यस बैंक के ग्राहक मौजूद है। आज सुबह जब आपने ये खबर देखी कि आप प्रति महीना जो है 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप भी, आपकी एक फर्म है, बड़ी संस्था है, कितने का ट्रांजैक्शन आप जो है प्रति महीना करते हैं? प्रति माह ऐसा होता है कि ये एक बिजनेसमैन का होटल का अकाउंट है, जहां पर डेली का ही ट्रांजैक्शन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख होता है। क्योंकि ये महीना एंडिंग है, मार्च क्लोजिंग है, तो इंसान फ्यूचर का अपना जो भी बनाता है इसी मार्च के अंदर बनाता है। आज उसने अपने सप्लायर्स को जो चेक जारी कर रखे हैं, वो चेक सभी इन्होंने बताया। जब बैंक में हमने जानकारी ली तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आपने जो भी चेक जारी कर रखे हैं वो भी सब डिसऑनर हो जाएंगे। अब आप बताइए, आरबीआई से पूछा जाए कि जब चेक डिसऑनर होता है तो एक बिजनेसमैन की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन अपने हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, रिक्वेस्ट करेगा सप्लायर से कि साहब आप वो चेक वापस दे दीजिए, तो उस समय भी गलत है। और अगर वो वापस ले भी ले तो वो उनको पेमेंट कैसे करेगा? बिल्कुल, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो यस बैंक के ग्राहक है वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से यस बैंक नकदी के संकट से जूझ रहा है और यहाँ पे जो यस बैंक की कमेटी है उसको रिजर्व बैंक ने भंग कर दिया है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। आरबीआई के सख्त निर्देश के बाद इस समय यस बैंक के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लग गए हैं। हालांकि यस बैंक की तरफ से भी अब कस्टमर्स को सिर्फ 50,000 रुपए ही एक माह में निकालने के यहां पर सुविधा मिली हुई है, जिसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि बैंक के अंदर काफी ज्यादा हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। बाहर भी काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और जाहिर है कि जिस तरह से लगातार आरबीआई द्वारा कहा जा रहा था यस बैंकों की जो फंड है वो पूरा जमा नहीं कर पा रही है, पूरे फंड्स को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, उसके बाद से ही हलचल काफी ज्यादा तेज हुई थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं कि किस तरह से देखते हैं कि इस तरह से जब किसी प्राइवेट बैंक में अचानक इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं आप भी सुबह से यहाँ खड़े हैं। अब क्या देखते हैं, हमारा 10 से 15 लाख रुपए अकाउंट में है, हमें भी सैलरी बांटना है, होली का टाइम है, आप देख ही रहे हैं, त्योहार का टाइम है, तो ये बुरी चीज तो लगती है। मेरा मेहनत का पैसा है, कब वो गवर्नमेंट को भी अश्योर करना चाहिए कि कब वो जो है हमारा पैसा कब वापस होगा, कब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अचानक ही पूरा पैसा आपका भी ब्लॉक हो गया, अब कैसे घर का खर्च चलेगा? क्योंकि जाहिर है कि ज्यादातर बड़े अकाउंट्स वाले भी तो हैं, लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट्स हैं उनके भी अकाउंट्स यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, अब दिक्कत तो आएगी और हर तरह की दिक्कत आएगी। बच्चों की ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, और इसमें जो है सोचना चाहिए इन लोगों को भी, भाई होली का त्योहार भी है और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं भाई डेली यूज में हमें चाहिए ही होता है हर तरह से। आपने देखा मुंबई, लखनऊ, भोपाल, शहर शहर हाहाकार, वो भी अपनी जमा पूंजी पर। जी हां, आम लोग बड़ी मेहनत से कैश बैंक में जमा कराते हैं और खास लोग उस आम आदमी के कैश पर ऐश करते हैं। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मसूद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। अनिला जी, ग्राहकों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, समय रहते अगर सरकार चाहती तो इसे रोका जा सकता था। कहां थी सरकार होली के पहले उम्मीदों का होली दहन? मनीष जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अंधेरा ही अंधेरा कहकर कोई भी पैनिक मोड में बिल्कुल भी ना आ जाए। ये 1 महीने का मोरेटोरियम लगाया है आरबीआई ने, जिससे कि एक रीस्ट्रक्चरिंग हो सके यस बैंक की, और 10 पॉइंट का जो स्कीम है यस बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा, वो आ भी चुकी है, उस पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि सरकार जो है डेफिनेटली यस बैंक पे नजर रखे हुए थी, इसीलिए इंटरवीन किया है आरबीआई ने और ये कदम उठाया है जिससे कि डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं उस पर कोई खतरा ना मंडराए। तो मैं केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि यस बैंक में जिसने भी पैसा डिपॉजिट किया है, आपका पैसा कहीं पर भी डूबने वाला नहीं है। 50,000 आप निकाल सकते हो। जो चेक्स आपने डाले हैं वो ऑनर होंगे। अगर उसमें कुछ
नहीं तो एक महीने का टाइम है। आगे चल के मेरी आवाज इको कर रही है, तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये कहकर बार बार कि सरकार जो है वो अपना काम चुस्त दुरुस्त नहीं करती है, ये एक फॉल्स एक्यूजेशन होगा। क्योंकि जैसे ये सरकार 2014 में आई थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो हमारी तो आते ही जैसे कहते हैं ना रेड फ्लैग्स, जहां डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री, तो एनडीए जो था वो बिल्कुल इट वाज फ्लडेड बाय रेड फ्लैग्स एंड बैंकिंग वाज आल्सो वन ऑफ द सेक्टर। अनिला जी मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आज के समय में 50,000 रुपए क्या मायने रखते हैं? आपको नहीं लगता ये ऊंट के मुंह में जीरा है? और अच्छे दिन के सपने दिखाने वाली सरकार, ये कैसे अच्छे दिन? पीएमसी बैंक दिवाली आई दिवाली काली, यस बैंक होली आई होली काली, तो आखिर अच्छे दिन कब आएंगे अनिला जी? देखिए, अच्छे दिन डेफिनेटली जब ये सरकार बनी है एनडीए की 2014 से, तभी से इस भारत के अच्छे दिन इसलिए आ गए थे जो इतना करप्शन चल रहा था। और खासतौर से मैं अगर बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करती हूँ, ये एनपीएस जो स्टैंड होते हैं वो एक तो आखिर अच्छे दिन कब आएंगे अनिला जी? देखिए, अच्छे दिन डेफिनेटली जब ये सरकार बनी है एनडीए की 2014 से, तभी से इस भारत के अच्छे दिन इसलिए आ गए थे जो इतना करप्शन चल रहा था। और खासतौर से मैं अगर बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करती हूँ, ये एनपीएस जो स्टैंड होते हैं वो एक, आप भी जानते हैं मनीष जी अच्छी तरीके से, 1, 2, 3, 4 साल के नहीं होते हैं, ईयर्स टुगेदर। हम जानते हैं हमारे देश में जो 2000s थे तब से ये एनपीए बनने शुरू हुए थे, क्योंकि एक इकोनॉमिक बूम आया था शुरुआत में, तो लोगों ने, कॉर्पोरेट्स ने खूब लोन उठाना शुरू किया था। और ये लोन्स भी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे, बड़े बड़े लोन उनको मिलते थे, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार के जो मंत्री लोग थे, आला लोग थे, उनके डायरेक्शंस पे मिलते थे और एनपीएस खड़ा होने शुरू हो गए थे। अनिला जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मेरे संवाददाता अभिषेक शर्मा, मुंबई वो जगह जहां यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर रहते हैं। जी हाँ, जो चेयरमैन अक्टूबर तक थे, जिन्हें हटा दिया गया, उनके साथ कुछ ग्राहक है अभिषेक शर्मा के साथ। अभिषेक, हम चाहेंगे कि सुबह से आप लगातार इस मामले पर कवरेज कर रहे हैं, ताजा अपडेट बता रहे हैं, एटीएम का हाल बताएं, ब्रांच का हाल बताएं। आपने पीएनसी बैंक के बाद भी दिवाली के दौरान हाहाकार देखा था, अब होली है। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी कि बिल्कुल तमाम जिस तरीके देखिए जहां जहां जिस एटीएम पे हम जाके आए हैं यस बैंक के, और उस कहीं भी एटीएम पर कहीं भी तरीके से 1 रुपया भी नहीं निकला, यानी एटीएम पूरा ब्लॉक हो चुका है। जो लोग पैसा मिल रहा है सिर्फ वो ब्रांच जा रहा है, ब्रांच पे उन्हें टोकन दिया जा रहा है। टोकन के लिए भी 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई घंटों तक इंतजार किया जा रहा है कि आपको टोकन दिया जाएगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। पैसा आज मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए हमारे साथ पीएमसी जो यस बैंक के अकाउंट होल्डर है जय पांडे साहब मौजूद है, और साथ ही यह बाय प्रोफेशन सीए भी है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बड़े अच्छे समझा पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से आपका पैसा लगता है डूब गया है यस बैंक में। फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया, आरबीआई का स्टेटमेंट आया है गवर्नर साहब का, मुझे नहीं लगता डूबेगा, पर आप मेरे लिए डे टू डे बिजनेस रन करना डिफिकल्ट हो जाता है। आज मुझे मेरा यस बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मुझे रेंटल देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, डे टू डे बिजनेस मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा? मेरे लिए इतना डिफिकल्ट। 50,000 रुपए में से तो चलेगा नहीं बिजनेस। आप सैलरीड पर्सन होते एक बार समझ में आता, पर आप बिजनेसमैन के लिए कैसे आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो? आज इतने बड़े बैंक है, मैंने इतने अकाउंट्स है, सब कुछ है, आज मेरे लिए 6 to 7 लाख रुपीज मेरा पर मंथ का एक्सपेंडिचर मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? 50,000 रुपए में तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एटलीस्ट हिंट दिए होते या कुछ किए होते तो एक बार मैं कर सकता था, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। जो कह सकते हैं कि पैर की जमीन खिसक जाती है। अचानक जो फैसला आया और आप लोगों का पूरा पैसा अटक गया है, 50,000 मिल रहा है 1 महीने के लिए जो किया है, लगता है कि आप कितने परेशान है? आज बैंक में आपने गए होंगे, घंटों घंटों लंबी लाइन लगानी पड़ी, किस तरह से आपको? सर, मैं इसके लिए बैंक मैनेजर को फोन किया था, बैंक मैनेजर से यही करने के लिए कि मैं आऊं बैंक में, बोले कि सर इतने लंबी लाइन है, आप मत आइए, आप मंडे ट्यूसडे में आइए, थोड़ा सा कम होने के बाद आपका मैं करवा के देता हूँ। पर आज क्या बोले, सर 50,000 रुपए में से काम तो नहीं चलेगा। आज मैं 3 घंटा लाइन लगा के मुझे सिर्फ 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 रुपए में कितना मैनेज करूँ बिजनेस मेरा? आज मेरे लिए आज मेरा 1 लाख रुपए तो रेंटल है। अभिषेक, आज क्या आपके अकाउंट पूरे के पूरे इस बैंक में थे कि और किसी बैंक में? क्योंकि कैसे आप कैसे? अभिषेक, क्या होता है कि जो अकाउंट्स मैनेजर है, सब कुछ है। अभिषेक, हमने देखा था पीएमसी बैंक घोटाले के बाद किस तरह से लोगों को दिल के दौरे पड़े, उसके बाद कई मौतें हुई,
ये जाहिर सी बात है, आज हम अलग अलग शहरों में जब हमारे संवाददाता इंडिया न्यूज के अलग अलग कवरेज कर रहे थे ब्रांच और एटीएम में जाकर, तो ये भी नजारा देखने मिला जब बूढ़े लोग, जी हां, उनकी जमा पूंजी जिंदगी भर की बिलक बिलक कर रो रहे थे। हालांकि इस पर सरकार के पास अपनी बातें हैं, अपने दावे हैं, संजीवनी बूटी दिखाने की शब्दों की लाइन और झड़ी लगा देगी सरकार, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? हमारे साथ मसूद हाशमी साहब, जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मसूद साहब, आपको याद होगा कांग्रेस के दौरान एक लेमन जैसी स्थिति की भी बात की जाती थी, एक ग्लोबल बैंक हुआ करती थी, उसके भी यही हाल हुए। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते जब आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है, ये प्राइवेट बैंक थी इसलिए ऐसा हो गया, तो फिर सरकार किस बात की? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जहां सारे चैनल नफरत की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, दंगे की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, आपने हिंदुस्तान का वो कोर इशू उठाया जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि ये जो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस बार बार हो रहे हैं और ये जो दिवालियापन दिखाया जा रहा है, आपने हिम्मत करके इसके ऊपर आज का प्रोग्राम रखा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अब जहां तक बात है सरकार की, या अभी अनिला सिंह जी कह रही थी, हमने एक मुहावरा सुना है चिकने गढ़े का, तो ये लोग तो वो चिकने गढ़े बने हुए हैं कि बेगैरती के साथ तमाम तर वो दुष्कर्म किए जा रहे हैं, तमाम तर जुल्म किए जा रहे हैं, लोगों को कंगाल किए जा रहे हैं, मार्केटों का बुरा हाल है, लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कहीं दंगा फिसाद है, कहीं कोई वायरस की वजह से, कहीं किसी वजह से, कहीं किसी वजह से। जब से डीमोनेटाइजेशन का ये लेकर आए हैं तंत्र, जब से लेके उसके बाद से आज तक मार्केटों में सन्नाटा पड़ा है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और ये कह रही हैं अच्छे दिन आ गए। शर्म आनी चाहिए आपको, ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए, अच्छे दिन आ गए। और अभी आपके संवाददाता बात कर रहे थे मुंबई में। मसूद साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक महिला हमारे पैनल पे बैठी है, शब्दों की मर्यादा रहे, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ बैठी हैं, किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। यहाँ आपको बोलने के लिए बुलाया गया है मसूद साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। एक महिला हमारे पैनल में, महिला के सम्मान के तहत ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल ना करें। चीज है, महिला का सम्मान अलग चीज है, हम कहाँ सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात बतानी जो सरकार के बिहाफ पे वो बात बोल रही हैं, हम तो सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे उनसे बात कर रहे हैं कि उनको थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए कि लोगों के जख्मों पर घाव, उनके घाव पर मरहम लगाने के बजाय वो नमक छिड़क रही हैं, कह रही हैं अच्छे दिन है। यही अच्छे दिन है कि त्योहारों के दिन है, लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, तैयारी करते हैं कि आज ये खरीदेंगे, कल वो खरीदेंगे, इस तरह होली मनाएंगे, इस तरह दिवाली मनाएंगे, और आप लोगों को दिखाते हो कि तुम अपने पैसे से, किसी और का पैसा नहीं, आपके अपने पैसे से आप सिर्फ इतने पैसे निकाल सकते हैं। मसूद साहब, इस बीच यस बैंक संकट पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी वो नफरत और जहरीली जुबान से निकलकर कम से कम उन ग्राहकों के लिए क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। लोकसभा सांसद ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब, जिस तरह से यस बैंक के हालत हैं, आपने ट्वीट किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यस बैंक तो खत्म ही हो गया ना, अभी कहाँ यस बैंक, तो नो बैंक हो गया। अभी इस सरकार ने कोई सबक हासिल नहीं करती, वो IL&FS गया, दीवान गया, और फिर आपका PMC हुआ, अब ये हो गया है। RBI का नॉमिनी उस पर बैठकर क्या कर रहा है, और इतने लोगों को जो उन्होंने बढ़ चढ़ कर लोन दिया है वो सब कहाँ है। और ये इसका जो फाउंडर था राणा, वो तो ऑन रिकॉर्ड कहा था कि डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा गिफ्ट है इस देश के लिए। आज फिर से लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तो सरकार तो कोई सबक हासिल नहीं करती। और अफसोस की बात यह है कि आज राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है, ग्लोबल समिट, उसका स्पॉन्सर यस बैंक कर रहा है, खुद प्रधानमंत्री जाकर उसमें कहने वाले हैं। अब बताइए ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है फिर? क्या आपको लगता है कि वित्तीय स्थिति से निपटने में सरकार असफल रही? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोग ये डर रहे हैं कि अब बैंक्स में जो हिंदुस्तान की जनता का पैसा है, वो डर रहे हैं कि ये पैसा भी रहेगा या खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि 50,000 कह रहे हैं, 50,000 भी नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, 500 रुपए तक नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जो परेशान है उनका क्या हाल हो रहा होगा।
बहुत बुरे हालात हैं। बीजेपी का कहना है कि यूपीए के समय जो फोन बैंकिंग हुआ है उसका असर है। अरे भाई, कब तक आप 5.5 साल से तो आप सत्ता में हैं, कभी तो अपनी गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि आपकी भी तो गलती है इसमें। धन्यवाद। आम खाता धारक की कमाई पर यस बैंक का डाका, इसी पर है हमारा देश का सवाल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार देश का सवाल जारी है और यस बैंक को लेकर परेशान ग्राहकों के लिए हम वो तमाम बातें और उनके सवाल उठाएंगे जो कि उनकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई से जुड़े हैं। इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली भी होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई पर आखिर यस बैंक के वो कौन अपराधी हैं जिन्होंने डाका डाल दिया और शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच पटना में भी लोग अपने पैसों को निकालने के लिए परेशान दिखाई दिए। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने लोगों से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अब एक सैलरीड आदमी के लिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अपना ऑफिस छोड़ करके और बैंक में आकर के लाइन में लगे? मान लीजिए कि अगर जैसा ये कह रहे हैं कि 50,000 की लिमिट है, अगर मान लीजिए कि ठीक है 50, किसी के घर में अगर शादी है 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद, वो कहाँ से पैसे अरेंज करेगा? अभी महीना स्टार्ट ही हुआ है, पैसा निकालना चालू होना ही था अभी, और तब से ये आ गया है कि पूरा महीना ही मेरा ये चला जाएगा, तो फिर दिक्कत तो आई। घर का खर्चा है, रेंट देना है, दुकान का रेंट देना है, सब कुछ का रेंट देना है, सारे एफडी सभी ब्लॉक है। दुखी हैं यहाँ तक कि बैंक के लोग और जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब क्राउड बेस काफी कम है, तो देख रहे हैं कि पब्लिक काफी कम जमी हुई है, पर फिर भी जो लोग हैं उनका सर्विस अभी तरह से प्रॉपर्ली नहीं दिया गया है। काफी गंभीर मामला है और पर्व का त्योहार है, इसमें सब लोग को खर्च का समस्या आती है। मैं भी जो है इसके लिए परेशान हूं और निवेदन करूंगा कि शीघ्र ही इस पर समाधान किया जाए। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। Swiftly, it will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. काश की समय रहते अगर आरबीआई काम कर रही होती तो शायद आज का ये दिन, वो भी ऐन त्योहार के मौके पर, होली जैसे त्योहार के मौके पर, उन मासूम ग्राहकों को नहीं झेलना पड़ता जिसकी उनको आहट तक नहीं हुई कि वो यस बैंक जिसमें वो अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपने भरोसे और अपने विश्वास को उनको सौंप दिया था, आखिर वो विश्वास इस तरह से विश्वासघात होगा। हमारे साथ शरद कोहली साहब जुड़ चुके हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र पर आपकी काफी खासी पकड़ है। शरद साहब, मेरा आपसे 2 सवाल हैं। 2 सवाल ये कि आरबीआई नॉमिनी क्या कर रहे थे, और दूसरा ये पीएमसी, आईएलएफएस, आपका पीएनबी, डीएचएफएल और अब यस बैंक। देखिए मनीष, क्योंकि देश का सवाल बहुत लोग देखते हैं, आपका बड़ा ही मशहूर शो है, तो इसलिए ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि परिस्थिति क्या है और ये कहां से उपजी। राणा कपूर इस बैंक के फाउंडर थे। 2003 में अपने भाई के साथ उन्होंने ये बैंक बनाया था। अब उनको जून 2018 में रिजर्व बैंक ने निकाला सीईओ पद से, मैनेजिंग पद से। क्यों निकाला? 3 कारणों से निकाला। पहला, मिस गवर्नेंस हो रही थी। दूसरा, आरबीआई की कंप्लायंस करनी होती है किसी भी निजी बैंक को जो कि लाइसेंस में होता है, वो कंप्लायंस ठीक से नहीं हो रही थी। और तीसरा, एसेट क्वालिफिकेशन होती है, मतलब जो लोन दिए होते हैं उसमें डाउटफुल, बैड, गुड लोन्स की क्लासिफिकेशन करी जाती है, वो क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही थी। इन 3 कारणों से निकाला। उसके बाद रवनीत गिल आए। बैंक के हालात करीब 30,000 से 50,000 करोड़ के इसके एनपीए आज की डेट में बन चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आरबीआई के पास एक सेक्शन 45 होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अगर आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है किसी निजी बैंक को और ऐसा पाया जाता है कि उस निजी बैंक की हालत लोगों के हित में नहीं है, डिपॉजिटर्स का पैसा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में सेक्शन 45 को इन्वोक किया जाता है। आपने मेरे से पूछा कि आरबीआई के नॉमिनी क्या कर रहे थे।
आरबीआई के नॉमिनी के ही कारण शायद आज ये बैंक बच पाया। मैं बल्कि देखिए, मैं लोगों को जो परेशानी हो रही है, असुविधा हो रही है, वो बिल्कुल समझ में आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। परंतु मैं समझता हूं ये जो आज एक्शन हुआ है, इससे लोगों का भविष्य में पैसा जो बचा हुआ है, जो बैंक में है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे ही सेक्शन 45 लगता है, यस बैंक का जो बोर्ड है वो निरस्त कर दिया जाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रशांत कुमार जी, स्टेट बैंक के पुराने सीएफओ, उनको अपॉइंट कर दिया गया है। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग का अर्थ यह है कि इस बैंक के अब 49% शेयर स्टेट बैंक या एलआईसी अपने कब्जे में ले लेगा। शरद जी, हाँ जी, उसका क्या होगा जिन्होंने एनपीए घोषित कर दिया है? एसएल ग्रुप, एडीएजी, डीएचएफएल, इंडिया बुल्स। देखिए 18 लाख करोड़ का मनीष इस देश में इस समय एनपीए है, जिसमें से मैं आपको बड़ा ऐसा आंकड़ा दे रहा हूं जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, जिसमें से 10% एनपीए निजी बैंकों का है, बाकी का 90% जो है सरकारी बैंकों का है। तो अगर हम एनपीए पे डिबेट करें तो वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं समझता हूं नहीं तो एनपीए कंट्रोल कैसे होगा शरद जी? हमारे कंट्रोल करने ग्राहकों को, हमारा जो दर्शक है शरद जी, बिल्कुल वो ये जानना चाहता है कि आखिर सरकार और इस तरह की बैंक कैसे पैसा लुटाती हैं। एनपीए कंट्रोल करने का तरीका मनीष बड़ा सीधा है कि आप बैंक का जो संचालन है, बैंक को जो मैनेज किया जाता है, जिस तरीके से लोन दिए जाते हैं, उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस, एक अंग्रेजी में शब्द होता है कि जो जो कागजात लोन देने के लिए चाहिए, जो जो जरूरत होते हैं लोन देने के लिए, वो पूरी करी जानी चाहिए। अगर उसके बिना आप करते हैं, जो आप अर्थशास्त्री हैं, आप एक चीज बताइए जो मैं खुद जानना चाहता हूं। जी हाँ, ये कंपनियां 6-6 हजार करोड़, 5,000 करोड़ इस तरह से लोन बांट दिया जाता है। हाँ। लोन बांटने के दो तरीके हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स को आप बड़ा बड़ा लोन दे दें और दूसरा खाता धारक की जमा पूंजी को आप लोन एडवांस करें, हाँ। उस पर बैंक के पैसा कमाती हैं। एक आम आदमी अगर अपने मकान के लिए जाता है तो उससे जो कागजात मांगे जाते हैं, वो अगर पर्सनल लोन की मांग करता है तो जो उससे मांगा जाता है वो हैरान, परेशान, हताश होकर बैंक से वापस लौटता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि फोन बैंकिंग जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है, कि जिन लोगों का रसूख होता है, जिन लोगों की पहुंच होती है, उन लोगों को लोन बिना कागजात के, बिना पूरे कागजात के दे दिया जाता है। यही फोन बैंकिंग का बार बार जिक्र होता रहा है कि आप अगर किसी जान पहचान से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा के लोन, और ये ऐसी दीमक है मनीष जो हमारी अर्थव्यवस्था में सालों से लगी हुई है। इसके लिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये दीमक शुरू से लगी हुई है और ये निरंतर इसी वजह से आज 18 लाख करोड़ के एनपीएस यहां पर हो चुके हैं। मनीष, एक बात मैं और करना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों के काम की है। मेरे से बहुत सारे लोगों ने आज दिन में पूछा कि साहब ये 50,000 रुपए की जो लिमिट लगाई गई, ये 50,000 क्यों लगाई गई? अगर ये 50,000 नहीं लगाई जाती तो क्या होता कि इस खबर के आते ही बैंक से पैसा निकलना शुरू हो जाता। 2,09,000 करोड़ के डिपॉजिट्स उस बैंक में है इस समय, वो सारे के सारे अगर निकल जाते तो सरकार के लिए रीस्ट्रक्चरिंग भी मुश्किल खत्म हो जाता। मैं चाहूंगा कि लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज और देश का सवाल देख रहे हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या आप ये विश्वास जता सकते हैं, उन्हें बहला सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका पाई जो बैंक में जमा है वो सुरक्षित है? हालांकि सरकार ने कह दिया, वित्त मंत्री ने कह दिया, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि पिछला अनुभव पीएमसी हो, आईएलएफएस हो, डीएचएफएल हो, खराब रहा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। पीएमसी की अगर मैं बात करूं तो पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत आता है, परंतु यस बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसको लाइसेंस आरबीआई देता है। पीछे 2004 और 2006 में दो बैंकों के और मामले प्राइवेट आए थे। जी आ रहा हूं आपके पास। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जी आ रहा हूं। एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, मेरे को मुझे बात पूरी करने दीजिए। 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था जिसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने टेक ओवर किया। 2006 में यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक था जिसको आईडीबीआई ने। आज तक मनीष कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंक जिसको लाइसेंस मिला है आज तक नहीं डूबा है। ये जो टेक ओवर और विलय की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है उस समय एक अर्थशास्त्री और एक क्रांतिकारी नीतियों को लाने वाला प्रधानमंत्री था, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो चीजें मैं उस पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर इसके लिए, अभी आपने शक्तिकांत दास जी का वक्तव्य सुना है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है। और अगर आपने मेरे से पूछा था कि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं क्या सोचता हूं, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बैंकिंग प्रणाली को जानता हूं, मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को जानता हूं, मैं मर्जर की प्रक्रिया भी जानता हूं, किसी भी निवेशक का पैसा एक पाई भी नुकसान नहीं होगा। आज देश के सवाल से हम लोगों को यह आश्वासन दे देते हैं कि बिल्कुल भी असुविधा जरूर होगी, कुछ दिन की असुविधा जरूर है, महीने की शुरुआत है, सैलरी आनी है। अच्छा, अभी आपके एक दर्शक बोल रहे थे कि साहब मेरे को तो शादी है घर में, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए और मेडिकल इमरजेंसी के लिए 5 लाख की लिमिट है। ध्यान से देखें, इंडिया न्यूज देख रहे दर्शक, ये कार्यक्रम ध्यान से देखें। यहाँ पर विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, जो आपको ये ढांढस ही नहीं बंधा रहे, एक झूठी उम्मीद नहीं दे रहे, लेकिन अपने स्टडी के आधार पर उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा सुरक्षित है। हमारे साथ एक नए मेहमान योगेंद्र कपूर साहब जुड़ चुके हैं। मसूद साहब, मुझे मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अनिला जी, मैं आपके पास भी आऊंगा कि आखिर इस तरह के आर्थिक अपराध को सरकार कैसे रोकेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर एशियन पेंट्स, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट, नया हेयर एंड केयर, अब खुले बाल बेफिक्र, और OLX, तेरी भी हैप्पी मेरी भी हैप्पी। आखिरी पैराशूट। भैया आप बड़े हो, नहीं छोटे। मैंने तो लाइफ में सब कुछ देख लिया है, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी, KYC, OTP, GST, यू से ट्यूब, टिक से टॉक, टीवी के सारे सीरियल 20 बार। सब कुछ कहाँ देखा है? ये नहीं देखा, ये हॉटस्टार, इस पे है सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री का फ्री, सबसे ज्यादा भी। शादी हो रही है भाई की, तो सिंगल बेड कर दिया OLX। ले लिया सिंगल बेड OLX से। शादीशुदा हो ना, कभी कभी बाहर भी सोना पड़ता है। OLX पे तेरी भी हैप्पी मेरी भी हैप्पी। OLX, डाउनलोड द ऐप। पेरी पेरी चीज, चिपोटले चीज, तंदूरी चीज, एल क्लासिको चीज, अवन स्टोरी पिज्जा, 4 ऑसम फ्लेवर्स में। अवन स्टोरी, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। हर घर सोच मिशन पे आज हम आए हैं मुंबई की मिसेस बत्रा के घर। बस एक सवाल, आप अपना टॉयलेट कैसे साफ करती हैं? डिटर्जेंट से। मैडम, टॉयलेट के दाग कपड़ों के दागों से अलग होते हैं, डिटर्जेंट नहीं। आपको चाहिए हार्पिक 10/10। इसका गाढ़ा फॉर्मूला मिटाए 10 तरह के दाग और दे आपको परफेक्टली क्लीन टॉयलेट। अब अगला घर आपका। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Please repeat after me. The sunflower is yellow. Sunflower is yellow. The rose is red. Not worry friend, phone pay. Now let's see some examples. I have 3 books. Oh guru. Not worry friend, phone pay. Please repeat after me. I have. Thank you. A friend in need. It's friend indeed. पंकज जैसे करोड़ों लोग फोन पे इतना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करते जा, बढ़ते जा, फोन पे। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, स्वाद में हिट, बजट में फिट। बात जब छत की हो तो कोई हमसे भी पूछ लो हमारी ख्वाहिश। रूफॉन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। Meet Harry from a family of Harrys. His friends don't like body hair, and she doesn't either. Body hair a problem? Introducing Wheat Men Hair Removal Cream. Just apply, wait, and wipe for a long-lasting clean look. New Wheat Men. Find your sexy. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, like magic. बढ़िया। MDH. जी, आपकी जेब से जुड़ा और आपकी जेब पर जिसने डाका डाला है, आपकी मेहनत की कमाई पर जिस बैंक ने आपको धोखा दिया है, उसको लेकर देश का सवाल जारी है।
और मेरे साथ कुछ खास मेहमान। जी हां, जगदीश शेट्टीगर साहब, आप अटल बिहारी सरकार में पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे हैं। मेरे साथ योगेंद्र कपूर साहब, आप बैंकर हैं। और मेरे साथ अजय दुआ साहब, आप पूर्व वाणिज्य सचिव रहे हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। जगदीश शेट्टीगर से देश का सवाल जारी है और मेरे साथ कुछ खास मेहमान। जी हां, जगदीश शेट्टीगर साहब, आप अटल बिहारी सरकार में पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे हैं। मेरे साथ योगेंद्र कपूर साहब, आप बैंकर हैं। और मेरे साथ अजय दुआ साहब, आप पूर्व वाणिज्य सचिव रहे हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। जगदीश शेट्टीगर साहब, लगातार एक के बाद एक बैंकों का दिवालिया होना, ये क्या संकेत देता है? अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है, मंदी की मार है, कोरोना ने अलग अटैक किया है, आखिर सरकार अच्छे दिन कैसे लाएगी? देखिए, जरूर एक सिस्टम के लिए चैलेंज है। सामान्यतः हम सोचते हैं सरकारी जो क्षेत्र है वहाँ काम करने में दखलंदाजी होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, तो इसलिए सामान्यतः लोग सोच ये है निजी क्षेत्र में अच्छे प्रोफेशनल मुताबिक काम करते हैं, मगर इस तरह का जो घटना होती है ये एक आर्थिक सुधार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, चाहे आरबीआई है, बाकी जो रेगुलेटरी, उनको एक बड़ा चैलेंज तो है। आप ये कहेंगे ये रेगुलेटरी फेलियर है शेट्टीगर साहब? मैंने ये नहीं कहा था रेगुलेटरी फेलियर, कहीं ना कहीं ये तो सिस्टम, ये जो उनका मैनेजमेंट का फेलियर है। एक ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि जब वो कोई कंपनी काम नहीं करते सही तरह से, वहां विश्वास टूटता है। जब विश्वास टूटता है लोग भी पैनिक रिएक्ट करते हैं। नहीं तो देखिए, लगभग 22.5% तक जो पैसा है वो तो सुरक्षित है, क्योंकि 4% जो कैश रिजर्व रेशियो है, 18.5% जो सरकारी जो बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए इतना पैसा सुरक्षित है। और बाकी पैसे उन्होंने लोन दिया होगा। सवाल ये पैदा आता है लोन किस आधार पर दिया, क्योंकि लोन देते वक्त तो उसका जो लोन लेने वाला का क्रेडिबिलिटी का भी देना लगता है। कहीं ना कहीं ये लोग मैनेजमेंट की तरह से गलती हुआ और इसका वजह से। जगदीश साहब, आप तो अटल जी की सरकार में आप आर्थिक सलाहकार थे। शेट्टीगर साहब, जब ऊपर से फोन जाता है जिसे फोन बैंकिंग कहते हैं, तो बैंक का संचालक कहें या अध्यक्ष कहें, वो आखिर करे तो क्या करे? मेरे साथ अजय दुआ साहब हैं, पूर्व वाणिज्य सचिव। अजय साहब, धड़ल्ले से लोन बांट दिया जाना, इस तरह के बैंक के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह, बैंकें जो गर्त में जा रही हैं, वो ये बड़ी वजह लगती है आपको? जी, बैंक ने जो कर्जा दिए हैं, जो कर्ज दिए हैं कई सालों से, वो मुझे लगता है कि शायद वो उचित नहीं थे। कारण बैंक को थोड़ा लोभ ये आया होगा कि इनसे ब्याज ज्यादा मिल रहा है, चाहे ये रिस्की वेंचर है, इसके अंदर इनका एक्सपोजर दूसरे बैंक्स को बहुत हो गया है, इस सेक्टर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये, पावर का ये, तब भी बैंक, यस बैंक इनको कर्जा देता रहा है। और उनकी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छी लगती थी क्योंकि ब्याज ज्यादा आ रहा था, पर बैलेंस शीट जिसमें एसेट लायबिलिटी दिखाई जाती है कि कितने आपके एसेट्स हैं, कितने आपके लायबिलिटीज हैं, वो किसी ने, इतने ऑडिटर्स ने नहीं देखा। जो बैंक का आरबीआई के रेगुलेटरी इंस्पेक्शन होता है उसमें नहीं देखा गया, और ना ही जो बैंक के मैनेजमेंट थी उन्होंने रिपोर्ट किया। तो बरसों से बरसों जी अजय साहब, एनपीएस की काश की आंखें खुली होती तो शायद आंखों में ये धूल नहीं झोंकी जाती। मेरे साथ योगेंद्र कपूर साहब हैं। सरकार ने एक फैसला किया है योगेंद्र जी कि बैंकों का विलय कर दिया जाए, 27 से 10 और 10 से 4 बैंकों का विलय। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के घपले घोटालों पर ये रोक लगा पाएंगे? डेफिनेटली। देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये एक अपने आप में प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को टाइमली लेने भी हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में ये चीजें, एक्शंस होने जरूरी भी हैं। अब अगर हम इस बैंक की भी बात करें तो आप ये देखिए कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्कैनर में आज नहीं 2016-17 से था, और
इनके ऊपर मेन एलिगेशन क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ बैड लोन्स। बैड लोन्स क्या हैं कि जो आपने बेसिकली ड्यू डिलीजेंस प्रोसेसेस जो आपने आप ये मानते हैं कपूर साहब कि अगर ये बैंकों का विलय हो जाता है, जैसे मर्जर कहते हैं, तो इस तरह के घपले घोटालों पर कहीं न कहीं रोक और कमी आएगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए सिर्फ मैं कहता हूं कि मर्जर होने से आप कहें कि अगर अनलेस एंड अनटिल हमारे मैकेनिज्म्स, चाहे वो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेसेस को देखने के हिसाब से हो, चाहे फॉरेंसिक मेथड्स एडॉप्ट करने के हिसाब से, मुझे तो ये लगता है कि इन सारे मामलों पर अगर रोक लगेगी तो एक कड़े आर्थिक अपराध के तहत कानून ऐसा हो कि अगर आप इस तरह का अपराध करते हैं, लोगों की उम्मीदों को आप डाका डाल देते हैं, लोगों के पैसों पर आप डाका डाल देते हैं, तो आखिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर कहीं रोक आ पाए। अनिला जी, आपसे मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था कि क्या आर्थिक अपराध को लेकर सरकार और ज्यादा कड़े कानून को लेकर सोच रही है? देखिए मनीष जी, जैसे कि अभी कपूर साहब ने भी बताया कि 2017 से ये यस बैंक के ऊपर नजर थी, इनका नॉमिनी भी आरबीआई में था, सब कुछ नजर में था, इसीलिए उसका नतीजा ये है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा जो है बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। और अभी शरद कोहली जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ मैं भी कहना चाह रही थी वो कोहली साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया यहाँ पर कि ये जो 50,000 का भी जो कैप लगाया वो इसलिए लगाया, नहीं तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और उसमें हमारे और जो राजनीतिक दल हैं अपोजिशन में बैठने वाले वो बहुत ज्यादा आग में घी का काम करते हैं और उस पैनिक में क्या होगा कि जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं लोग निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी मैं कहूंगी कि कोई भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। 50,000 का कैप भी जो है मोरेटोरियम 1 महीने का लगाया हुआ है, उसके तहत है, आगे चीजें जो है स्मूथली जैसे थी वैसी हो जाएंगी। हाँ, अगर मैं ये बात करती हूँ, चाहे वो यस बैंक की बात करती हूँ या दूसरे बैंक से, अनिला जी, आपने कपूर साहब, कोहली साहब की बात ध्यान से सुनी। यहाँ पर शेट्टीगढ़ साहब और अजय दुआ साहब ने भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी। मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई और सरकार को आंखें खोलकर काम करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सरकार संजीवनी देने की बात तो कर रही है, लेकिन ग्राहक चाहता है, जी हां, मैं फिर एक बार कहूंगा, ग्राहक चाहता है तसल्ली, और उम्मीदों के शब्दों से काम नहीं चलेगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।